गुलामी करते थे और गुलामी से क्या था कि उनको सारे गुलामी इलवारी तुर्क थे तो पूरा जो भी गुलाम वंश के जितने भी शासक थे टोटल इलवारी तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कुतुबी वंश से जुड़ा हुआ था। और मामलूक क्यों कहा जाता था, ऐसा कोई किसी के पास है कंसेप्ट बताइए। आप लोगों को दिखाई देता है क्या से? सर क्योंकि वो होते तो गुलाम भी थे, पर उनका ये मानना था कि उनके पेरेंट्स या फिर माता पिता स्वतंत्र होते थे, इसलिए उन्हें मामलूक। वेरी गुड, सही इन्होंने बोला, क्योंकि वो स्वतंत्र माता पिता के बच्चे होते थे। जो भी शासक हुए थे उनके माता पिता क्या होते थे, अलग अलग होते थे, लेकिन थे इलवारी तुर्क या गुलामी थे, तो इसीलिए इन्हें मामलूक वंश बोला गया। ठीक है, ये सही बोल रहे हैं ना? आप लोग कंफर्म है ना? हाँ, इन्होंने सही कहा। ठीक है, बैठ जाइए। हम लोग पढ़े थे, किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। आप लोग कुतुब मीनार के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? हमने बताया नहीं था कुतुब मीनार के बारे में। हाँ, बख्तियार खिलजी की स्मृति में इसको रखा गया। बख्तियार खिलजी क्या थे इनके? अभी सूर्यों का आगमन हो गया है? हाँ? अभी गोरी के साथ सूफी संत आ जाते हैं। चलिए, इनके गुरु थे, क्या थे इनके? अब लोग अपने गुरु के स्मृति में तो कुछ करना चाहते हैं ना, तो ऐसे ही इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण अपने गुरु के स्मृति में किया था। उनकी याद में इसका निर्माण करवाया था। पहला। दूसरा क्या हो सकता है इसमें कुतुब मीनार में? हाँ, इस्लामी शैली का पहला स्थापत्य कला का उदाहरण ये मिलता है कुतुब मीनार में। इस्लामी शैली का प्रथम स्थापत्य कला का पहला उदाहरण इसमें मिलता है कुतुब मीनार में। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा इसमें आप लोग क्या बता सकते? अभी मंगोल का, हाँ, मतलब थे, एक्टिव थे, लेकिन अभी तो आप मंगोल इल्तुतमिश की समस्या होगी, मंगोलों का आक्रमण और मागबर्नी जो आता है उसमें है, सब अभी नहीं। और कुछ बताइए इसमें आप लोग। हाँ, क्या? हाँ, इन्होंने भी सही है। कौन कौन थे तीन लोग बता दीजिए। फिरोज तुगलक। एक और कोई था इसमें? इसमें कोई और एक था, कौन बताएगा उसके बारे में? सिकंदर लोदी भी थे, जिसका डेंटिंग पेंटिंग एनिमेशन का काम सिकंदर लोदी किए थे। ठीक है, तो कुतुब मीनार में 4 लोगों का नाम मिलता है। कौन कौन है 4 लोग? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है, अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। और मरा भी कहाँ था? लाहौर में। ठीक है, और दफनाया कहाँ गए थे? लाहौर में। ठीक है, और अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या पढ़े थे? हाँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है भारत में स्थापित पहला मस्जिद था। नोट कर लीजिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है भारत में बनाया गया पहला मस्जिद था। ठीक है, इसमें भी इस्लामी शैली का प्रभाव था, देखने को मिलता है। प्रथम मंदिर कौन था? टेम्पल भारत में जो पहला मंदिर बनवाया गया था,
लोटस, लोटस का नाम सुना आप लोग ना? वो कहाँ पे है? और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। हाँ? कैसा समय? नहीं, पहला मंदिर था लोटस। केरल में एक चर्च है, आप लोग नाम सुने उस चर्च का नाम? एल्फिस्टन, क्या नाम था उसका? चलिए छोड़िए उसको, ठीक है। इतना कुतुबुद्दीन ने और क्या बताया गया था इसमें? चौगान या पोलो खेलते थे। पहली बार इन्होंने चौगान और पोलो की शुरुआत की थी। चौगान मतलब हिंदी, इसका पोलो का हिंदी रूपांतरण चौगान बोलते हैं, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1206 से 1210 के बीच में रहे और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, इतना आप लोग को क्लियर है ना? इतना ही आता है इसमें से। एग्जाम में कोई भी आप पेपर उठा के देख लेंगे 10 साल 15 साल का, किसी भी मतलब वो जो GIC वगैरह का लेक्चरार वगैरह हो या हायर एजुकेशन का हो या नेट JRF हो हिस्ट्री में या IAS PCS को, इसमें से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह ये तो आप लोग जानते ही हैं सब कुछ, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप लोग पेपर सॉल्व करते हैं कि नहीं? पेपर देखें, इतना ही आ रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ पूछा है? इतना ही पूछा है ना? ठीक है। हम लोग अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़े थे, आज इल्तुतमिश पढ़ेंगे, तो इसके लिए थोड़ा उसका भी चर्चा करना जरूरी है। अरबों का आक्रमण, प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में, ठीक है। उसने एक टैक्स लगाया था जजिया का, ठीक है। हम लोग जजिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं आज। अच्छा, अरबों के आक्रमण की जानकारी किसमें मिलती है? अरबों की आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक में? चर्चनामा मिलती है ना? उसी में वो चर्चनामा कब लिखी गई थी? 1214 में, जब इल्तुतमिश किसके काल में लिखा गया था? इल्तुतमिश के काल में। अभी हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जजिया कर के बारे में बता दें, मोहम्मद बिन कासिम ने एस्टेब्लिश किया था। और मोहम्मद, फिर इसमें क्या किया गया था कि एक गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया गया था ना? क्या किया गया था? मतलब मुस्लिम को छोड़ के सबके ऊपर लगा था, लेकिन उसमें भी कुछ प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे? ब्राह्मण और महिलाओं को इससे वंचित किया गया था, उनके ऊपर नहीं लगाया गया था। ये नोट कर लीजिए। हाँ, महिलाएं भी आए तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को ऐसे भी टैक्स नहीं लगता। आप सफर करते हैं एरोप्लेन वगैरह में, तो कुछ छोटे बच्चे की बात करें, बच्चे नहीं हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? इसने जजिया महिलाओं पे और इनको वंचित कर दिया था, महिलाओं और ब्राह्मणों को। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें ये बताइए, आप लोग दोबारा कौन स्टार्ट किया था? हाँ? फिरोज शाह तुगलक। इसने तो आंशिक रूप से लगाया था ना, जजिया करे आंशिक रूप से लगाया था। पूछ देगा कि जजिया कर को किसने आंशिक रूप से लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? पूर्णतः लगाता है।
फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? पूर्णतः लगा देगा। क्या किसके किसके ऊपर लगा देगा? गैर मुस्लिम जितने भी लोग होंगे, मुस्लिमों को छोड़ के सबके ऊपर जजिया कर लगा देगा। इतना क्लियर हुआ आप लोग का? फिर उसके बाद दोबारा कौन लगाता है? हाँ? दोबारा कौन लगाएगा? बताइए ऐसा क्यों करेंगे? जजिया कर क्यों उल्टा लगाया जाएगा? कोई बताएगा इसमें से? किसी भी संस्था या राज्य के लिए जजिया कर मान लो क्यों टैक्स की आवश्यकता होती है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं हुआ। आप लोग अभी सभी लोग हो सकता है मेंस दें हैं, और हमारा पढ़ाए हुए बच्चे मेंस देते ही हैं, मेंस इंटरव्यू सब देते हैं। अभी कल आप लोग हम लोग चर्चा कर रहे थे 1556 के बारे में, आप लोग का है 1526, तो उसमें भी मेन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे जब वो वन तो उसके बारे में पढ़ाएंगे, क्यों 1526 में 1556 लिखा जाता है, तो सब चर्चा करेंगे हम। फिलहाल अभी हम फिरोज शाह तुगलक ने पूर्णतः जजिया कर क्यों लगाया, इसके बारे में कोई बताएगा? नगर वगर जो है बहुत ज्यादा बनवा दिया था उसमें। चलिए आप वहाँ कुछ हाँ बताइए, आप खड़ा हो जाइए। हाँ, इन्होंने कहा डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सतत विकास की बात वो करता है। कौन? आप लोग सतत विकास की पहली बात कौन कहता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समावेशी विकास की बात पहली बार कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक करेगा। ठीक है, अब क्या क्या काम किया था फिरोज शाह तुगलक? हाँ, महिलाओं की शादी में, मतलब जितने सोशल वर्क थे, सोशल वर्क जो डीपीएसपी का हमारा कंसेप्ट है, वो फिरोज शाह तुगलक पहले ही डेवलप कर लिया था। ठीक है, और इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो थे होते थे, बहुत सारे बागान वगैरह का निर्माण इसने करवाया था। तो इसलिए जब ऐसे काम करना होता है सोशल वर्क, मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट है और किसानों के कर्ज माफ करती है, तो क्या अपने घर से वो लगा देती है? क्या हमारे ऊपर टैक्स थोपती है कि नहीं थोपती है? टैक्स जब थोपेगी तभी तो उसके पास पैसा आएगा, तभी तो किसानों को माफ करेगी। हाँ, या किसी माध्यम से टैक्स हमसे ज्यादा वसूलेगी, आप जो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ने पूर्णतः जजिया कर लगा दिया, क्योंकि उसको डेवलपमेंट काम वगैरह करने थे और अपने आप को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से अपने आप को समाज में या जनता के बीच अच्छा बनना था ना। तो इसके नाते फिरोज शाह तुगलक पूर्णतः जजिया कर लगा दिया। दूसरा कौन लगाएगा? कोई बताएगा इसमें से? हाँ, कौन बताया? हाँ, औरंगजेब लगाएगा। सही बात है। औरंगजेब क्यों लगाएगा? हाँ? क्यों लगाएगा? उसको उस समय बेरोजगारी सबसे चरम पर थी, हैं? पढ़े लिखे लोग, युवा बहुत ज़्यादा लोग थे। ठीक है, तो उसको रोजगार देने की सबसे बड़ी समस्या आ गई थी उसके काल में, और सबसे ज़्यादा सैनिक अभियान इसी ने किए थे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा? जजिया कर को पूर्णतः लगाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब बताए कौन जजिया कर को खत्म करने की कोशिश करेगा? अकबर किया था ना जजिया कर को, अकबर ने मतलब बंद कर दिया था। दूसरा कौन हो सकता है? रंगीला कौन था? था ना?
उसने एकदम बंद कर दिया। उसने एक घोषणा करवा दी अपने स्टेट में, राज्य में, कि जो भी जजिया कर लगाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो उसने जजिया कर को पूर्णतः बंद कर दिया था। अच्छा, आप लोग एक मतलब और था इसके काम, दिनार और दिहरम का नाम सुने होंगे, ठीक है? कौन इसको इस्टेब्लिश किया था? वही मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम ने दिनार और दिहरम का सिक्के का प्रचलन करवाया था। दिनार क्या होता था? स्वर्ण मुद्रा होते थे ना, हाँ। और दिहरम, हाँ, वो भी स्वर्ण मुद्रा था, लेकिन दिहरम जो था बड़ा मुद्रा था और दिनार छोटा मुद्रा था। जैसे हमारे यहाँ 2000 की नोट होती है और 100 की नोट होती है, तो दिहरम क्या हो गया? 2000 की नोट, और दिनार क्या हो गया? 100 रुपए की नोट हो गया, लेकिन दोनों स्वर्ण थे। आज बताइए, आज कौन कौन से देशों में दिहरम चलती है? हाँ, कौन बताए? यूएई में, हाँ, आज भी, और सऊदीया वगैरह में आज भी दिहरम। सोचिए उस समय की मुद्रा अभी भी वहाँ चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ? नहीं, लेकिन नाम तो है ना। हाँ, सोना चांदी का हाँ? सोना चांदी का भी चलता है। अरे आप सुन नहीं रहे, सभी लोग बोल रहे हैं गोल्ड नहीं होता है। हाँ। इतना क्लियर हो गया ना आप लोग को? अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। हाँ, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे ना। इल्तुतमिश क्या करेगा पहली बार? हाँ? पहला काम क्या किया था? लाहौर से दिल्ली राजधानी, इसकी राजधानी क्या होगी? लाहौर से दिल्ली राजधानी लाएगा, ठीक है? राजधानी इसका हो गया। ये कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था उस समय, ठीक है? कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। बदायूं कहाँ है? यूपी में है कि नहीं है? बदायूं का गवर्नर था। किस जनजाति का विद्रोह दबाने के लिए गया था? ऐबक के साथ या गोरी के साथ? किस जनजाति? खोखरों का नाम सुने आप लोग? खोखर जनजाति का विद्रोह दबाने के लिए गया था, तभी इसको गुलामी से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है? तभी इसको क्या किया गया था? गुलामी से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि उसने अपना अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए ऐबक ने इसको क्या किया था? गुलामी से मुक्त कर दिया था। फिर उसके बाद क्या करेगा ये? हाँ, अब तराइन का तृतीय युद्ध किसके कब हुआ था? कौन कौन हम बोल रहे हैं? हाँ, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? हाँ, इन्होंने एक तराइन का तीसरा भी युद्ध हुआ था, नोट कर लीजिए। आप लोग 2 ही युद्ध अभी तक पढ़े थे ना, अब तीसरा युद्ध भी नोट कर लीजिए। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ये
1229 में हुआ। हाँ? याल्दौज के साथ तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है? किसके साथ सर? याल्दौज कुबाचा और याल्दौज इसके क्या थे? भाई थे, जो इसकी सबसे बड़ी समस्या थी सत्ता पे काबिज होने के लिए, ठीक है? तराइन का तीसरा युद्ध हो गया। फिर इसने क्या किया था? तुर्क के चालगानी 40 सरदारों का गठन करेगा। फिर उसके बाद प्रताप प्रथा का प्रचलन किसने किया था? इसी ने किया था। प्रताप प्रथा का प्रचलन इसी ने किया था, ठीक है? फिर इक्ता व्यवस्था इस्टेब्लिश करेगा। इक्ता व्यवस्था क्या होता है पता है तुम लोग को? एक एक चर्चा करेंगे हम लोग। फिर वो मंगोलों के आक्रमण से होने के लिए क्या करता है? हाँ, तो उसने अंत कर दिया। पर्दा प्रथा सब जो इस वो बनती है ना, तो पर्दा प्रथा को बंद कर देती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोग को? माघवती कौन था? जलालुद्दीन माघवती कौन था? किन्हीं को मैप बनाने आता है इसमें से इंडिया का? मैप बनाने आता है कि मुझे बनाइए। हाँ, बहुत अच्छा, कोशिश इन्होंने अच्छा किया है, ठीक है? अब गौर गजनवी यामिनी का नाम आप लोग सुने होंगे, हाँ? गौर का शासक कौन था? हाँ? गजनवी का महमूद गजनवी था। और इसके पिता कौन थे? हाँ, कल बताए नहीं थे आप लोग को? सुबुतगीन था।
अल्पतगीन कौन था? हाँ ससुर थे। अल्पतगीन यहाँ था, हाँ, और वक्तगीन यहाँ था। ठीक है, इसका लड़का कौन था? महमूद गजनवी था। क्या होता था, इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध होता था, संघर्ष होता था गौर और गजनी में। तो जो विजयी होता था वो उसका अधीनता स्वीकार कर लेता था। अगर गौर विजयी होगा तो गजनी का अधीनता ले लेता था। मारकाट नहीं करते थे, आपस में ही स्वीकार कर लेते थे, उनके सारे कंडीशन को मान लेते थे। गजनवी भी विजयी होगा तो इसकी ये स्वीकार करेगा, ये विजयी होगा तो ये स्वीकार करेगा। दोनों में आपस में इंटरचेंज था। यामिनी वंश का शासक सुकृतगीन था और अल्पतगीन की लड़की से इसका शादी हो जाता है। ठीक है, शादी होने के बाद उसका जो लड़का पैदा होता है वो महमूद गजनवी होता है। क्योंकि ये यामिनी वंश का था तो ये चाहता था कि गजनवी हो तो एक बड़े वंश का शासक बने। हाँ, तो इसीलिए महमूद गजनवी बाद में क्या हो जाता है? गजनवी वंश का शासक हो जाता है। ठीक है, अब इल्तुतमिश का इसमें क्या रोल रहेगा? कोई बताएगा? और कोई बताएगा इसमें इल्तुतमिश के क्या संबंध थे, क्या से क्या? रुकनुद्दीन फिरोज उसके पहले था, इल्तुतमिश के पहले, वो नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक शासक था रुकनुद्दीन फिरोज। हाँ? पहली बार क्या अभी तक सुल्तान की उपाधि कौन धारण किया था? सुल्तान की उपाधि किसको मिली थी? पहली बार सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश ही बना था ना। तो अभी तक जो बनते थे, अभी जो बनते थे उसको सुल्तान की उपाधि नहीं दिया गया था। लेकिन गजनवीश का शासक, मतलब गजनी के उस समय कौन था जो सुल्तान की उपाधि दिया था इसको? इल्तुतमिश से कौन खलीफा था? हाँ, बगदाद का खलीफा था, लेकिन पूरा एरिया आता था ना उसमें। तो पहली बार क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि मिली थी। इसके पहले किसी को सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। जितने भी शासक आए थे कोई सुल्तान नहीं बना था, सब इसी के थ्रू शासन भारत में करते थे। तो पहली वाली के लिए भारत में सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश को दिया गया था। नोट कर लीजिए। क्यों सुल्तान क्या गया, समझ में आ गया ना? खिल्लत प्राप्त हुआ था खलीफा से, यही ना। सुल्तान बनने के लिए क्या होते थे? खलीफा की मान्यता लेना जरूरी होता था। धार्मिक रूप से खलीफा क्या होता था? सर्वोच्च होता था वहाँ का मुस्लिम धर्म में, ऐसा है ना। इतना क्लियर हो रहा है आप लोग को? बदायूं यहाँ था, बदायूं तो क्या था? इल्तुतमिश गवर्नर था। इसको सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। उपाधि धारण करने के बाद गवर्नर के बाद वो क्या हो जाएगा? सुल्तान हो जाएगा। ये पूरे एरिया का, यहाँ का ये सब का शासन व्यवस्था उसके, मतलब साउथ विंध्य पर्वत के ऊपर का लगभग भाग उसके अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का बदायूं दिल्ली के पास में था ना, तो कहाँ अपनी राजधानी बनाता है? दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इसको।
वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। अब जब वास्तविक संस्थापक हो जाएगा तो इसके सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, चुनौती क्या क्या रहेगी, कोई बताएगा इसमें से? इल्तुतमिश के सामने क्या क्या चुनौतियां थी जब वो संस्थापक बना? हाँ चलिए खड़ा बोलिए, एक एक बोल जाएंगे। पहला सर समाज को स्थायित्व प्रदान करना। हाँ उसमें आर्थिक चुनौतियाँ होंगी। हाँ कोई बताएगा? और खड़े हो जाइए, बोलिए। हाँ और कोई? हाँ बताइए। सर इतने युवक थे, उनको इकट्ठा करने का चैलेंज। इसने कोशिश किया था केंद्रीकरण की बात, इन्होंने पहली बात तो सही कहा, केंद्रीकरण की बात करता है, नोट कर लीजिए। पहला शासक सुल्तान था जिसने केंद्रीकरण की बात की थी। और कुछ बताइए आप लोग इसके बारे में, और क्या करेगा? कोई भी राजा बनता तो क्या करता है? अपने धर्म का प्रचार करेगा। हाँ अपने धर्म का प्रचार करेगा। हाँ धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, ये भी सही। और क्या करेगा? कार्य होते हैं उसके विकास करने के लिए वो वर्क करता है। किस चीज का? जैसे कोई हमारे कोई पीर ऐसा जो अपने एरिया में जितने विकास के कार्य होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो काम करता है। हाँ और अमीरों का दमन किया। हाँ अमीरों का मतलब तुर्क चालगानी ने गठन नहीं किया था, दमन कर दिया। हाँ तुर्क चालगानी